अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुल्क भर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी है। लाहौर में 1 किलो चीनी 185 रुपये, कराची में 200 रुपये, कोयटा में 220, इस्लामाबाद में 205 और पेशावर में 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, इस बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हुकूमत ब्राज़ील से 220 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दरामद कर रही है। दरामदी चीनी पर सब्सिडी दी जाएगी या नहीं, ये फैसला करना अभी बाकी है। बहरहाल इस साल के शुरू में पीडीएम की हुकूमत को ये बताया गया था कि मुल्क में चीनी की पैदावार ज़ायद और खपत कम है, इसीलिए इजाफी चीनी बरामद की जाए। इस हवाले से 3 जनवरी को साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात पर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी इस यकीन के साथ दी गई कि नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू होने के वक्त ही मुल्क में सरप्लस शुगर होगी। जून में इसहाक डार की सरबराही में ईसीसी का इजलास एक बार फिर हुआ, जिसमें चीनी की बरामदी मुद्दत में 2 माह की तौसीक़ कर दी गई, लेकिन फिर अचानक चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई और 28 अगस्त को निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ईसीसी को चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला करना पड़ा। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब चीनी की कीमत बढ़ने की वजूहात बददियानत कारोबारी तरीकों और नाकिस तर्ज हुक्मरानी को करार दे चुके हैं, जबकि एहसन इकबाल साहब चीनी महंगी होने की जिम्मेदारी नवीद साहब की वजारत पर डाल रहे हैं। पीडीएम जमातें महंगाई ख़त्म करने के दावे के साथ हुकूमत में आई थीं, लेकिन गुज़श्ता 16 माह में हर शय की कीमत दुगनी हो चुकी है और अब चीनी भी रिकॉर्ड 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने की क्या वजूहात हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, ये कहा जा रहा है कि चीनी बरामद करने का ये फैसला एक सियासी फैसला था और नून लीग इसका जो बोझ है वो पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी एहसन इकबाल साहब को कल सुना और उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर के ज़िम्मे, देखें ये चीज़ें जो हैं मिनिस्ट्रीज, हर डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्ट्री होती है, हम उसको मानते हैं, लेकिन डिसीजन कलेक्टिवली गवर्नमेंट को होता है, उसको इसी में लाया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, इसके बाद ये होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि जी चीनी की जो है, अब तो मेन जो चीनी का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो चीज़ है वो ज़ख़ीर अंदोज़ों की वजह से हो रही है। अच्छा। माफिया है, देखिए शुगर माफिया है, यहाँ पर गंदम का माफिया है, यूरिया माफिया है। माफिया से जब तक हमारी जान नहीं छूटेगी, जब तक उसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिए जाएंगे, ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन इस मुल्क में चलती रहेंगी। अगर फिर मैं बोलूँ कि जी बहुत सी चीज़ें फिर पीएमएलएन के मिनिस्टर्स थे, फिर बिजली का बहरान है तो पीएमएलएन की वजह से है, इकोनॉमिकल बहरान है तो पीएमएलएन की वजह से कहूँ, फिर अगर हम ऐसे ही उसे इल्ज़ाम लगाएं क्योंकि हर मिनिस्ट्री को डिफरेंशिएट करें तो फिर तो बहुत आसान बात होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। अगर ऐसा नहीं, एक खास ग्रुप का नाम आता है कुंडी साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब के बड़ा करीब समझा जाता है। ये देखें हर हुकूमत में ये चीज़ें, और जब हम अपोजिशन में जाते हैं हमेशा ये चीज़ें होती हैं कि जी ये जो है ये फलां ग्रुप है, या आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े नज़दीकी हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े नज़दीकी हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने तो अपोजिशन भी गुजारी, हमने नैब भी गुजारी, हमने अदालतें भी गुजारी, किसने हमें सजा दी? या तो सजाएं होती, जज साहबान इस तरीके से एक्शन लेते, जैसे आज अगर आपने देखा सेशन जज की बेगम साहबा को जो है, जिसने जो जुल्म किया था उसको जमानत मिल गई। तो यहाँ पर अदल और इंसाफ इस मुल्क में इस किस्म का हो तो फिर क्या आप बात कर सकते हैं? लिहाजा ये चीज़ें देखें, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है। मैं भी आप पे लगा सकता हूँ, आप मुझ पे लगा सकते हैं। बहुत से अगर आप देखें आज तो सोशल मीडिया इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसको देखें, आप अगर इल्ज़ाम लगे उसको साबित करें। अब मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गलत काम किए बिल्कुल हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर फिर किसी और ने किया तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं सजा मिलनी चाहिए। हम ये कौम के साथ ये खेलें कि जी फला 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 ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये चीजें नहीं तो है। इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं उसमें पीपल्स पार्टी के कोई किरदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, जो इस वक्त हम अब चीनी मंगवाने पर मजबूर हैं बाहर से? नहीं देखें, पहले तो बात तो यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कल एहसन इकबाल साहब ने एक अपना राय निजात इख्तियार की, उसकी क्लैरिफिकेशन आज नवीद कमर साहब ने भी खुद आकर मीडिया पे की कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं है। ऐसे अगर अपने आप को जो है आप किसी और को स्केप कोड बनाए तो वो नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हम पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, हम ओन करते हैं अच्छे या बुरे फैसले।
اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں فلاں منسٹر نے کیا ہے تو وہ اس کا ذمہ وار ہے، وہ پارٹی ذمہ وار ہے، تو آپ اس طریقے سے آپ کی بچت نہیں ہو سکتی. آپ اس طریقے سے آپ ایک چیز کہیں کہ اگر یہ ایک چیز ہے، اگر آپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے یا جو چیز بھی ہوئی ہے، میں چینی کی مثال اب باقی دے رہا ہوں، تو آپ اس کو اون کریں، جرت کریں کہ جی ہم نے فیصلے کیے ہیں. آپ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، مشکل فیصلہ تھا، یا ڈیفالٹ تھا یا مشکل فیصلے کرنے تھے، تو آپ اون کریں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اون کریں، پوری حکومت اون کرے، ہم اون کریں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے. کنڈی صاحب یہ حکومت مہنگائی کے خاتمے کا عزم لے کر آئی تھی. یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے. جی دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا نگراں حکومت آئی اور ہم اس کے خاتمے میں نہیں ڈال سکتے کہ چیزیں جو ٹیکس لگے نگراں حکومت نے لگا دیے. لیکن 16 ماہ آپ بھی اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے. یہ حکومت مہنگائی میں خاتمے کا عزم لے کر آئی تھی، لیکن مہنگائی کہیں 100 گنا سے بھی زیادہ مہنگائی بڑھا کے ہمیں تحفہ دے کر گئی ہے. کہیں اسحاق ڈار صاحب آپ کی بات نہیں مان رہے تھے یا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ دیکھیں 16 مہینے بالکل ہماری حکومت تھی اور ہم مہنگائی کے خاتمے کا ایجنڈا بالکل لے کے آئے تھے. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک دن کی چیز نہیں ہوتی. آج اگر نگراں حکومت کے دور میں چیزیں جو ابھی 10-12 دن ہوئے آئی ہے، مشکلات آئے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ نگراں حکومت. اگر آپ کہیں کہ 16 مہینے کی حکومت کا یہ تھا تو اس سے پہلے بھی حکومت تھی. جب ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے کی، اس کو آنر نہیں کیا، اس کی مشکلات تھیں. ہمیں 2 مشکل فیصلے کرنے تھے. ڈیفالٹ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا اور یہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی اس سے زیادہ مشکل میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تھا. کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جس طریقے سے ڈیل ہوئی، ہمیں چیزیں مہنگی کرنی پڑی، ٹیکس آپ کو لگانا پڑا. یہ تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں. آپ ایک چیز سے قرضہ لیتے جب تک دیکھیں اس چیز کا واحد حل یہ ہے جب تک ہم اپنے ایک ایلیٹ کلاس کو ٹیکس زون میں نہیں لائیں گے، اور یہ حکومت کی ذمہ واری ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کنڈی صاحب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بر وقت ہمارے معاملات نہیں ہو سکے اس کے ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی جو ہماری جب ڈیل ہو رہی تھی، انہوں نے ماضی کی حکومت کا ہمیں مثالیں دیتے رہے کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بھی کی تھی، انہوں نے اس چیز کو آنر نہیں کیا. دیکھیں وہ حکومت نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ایم ایل اے کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت، انہوں نے کہا پاکستان کی حکومت نے ہمارے ساتھ پچھلی ڈیل بھی کی تھی جو کہ آنر نہیں ہوئی، تو پھر اس میں جو ہے ہمیں مشکلات ہوئی. ویسے کنڈی صاحب آپ اسحاق ڈار صاحب کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے آپ کی پارٹی پوری حکومت کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے. پی ایم ایل این تھوڑے سے پریشر میں آ کے سارے الزامات آپ کی طرف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ کیا بیچ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے یا مسلم لیگ نون جان چھڑانے کے چکر میں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں عوام بھی بڑی جو ہے وہ ہماری بیدار عوام ہے، وہ بڑا کلوزلی چیزوں کو واچ کرتی ہے، ان کو سب چیزوں کو پتہ ہے. اگر میں بہت بھی کہوں کہ یہ ہے وہ ہے، یا پی ایم ایل این کے ہمارے دوست جو بھی کہیں یا آپ جو کہیں، ان کو خود وہ اس چیز کے منصف ہیں کہ کیا چیز کس نے کی، کس طریقے سے کی، سب ان کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیے اختلافات یعنی آپ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، عوام خود ہی سمجھ جائے. نہیں آپ اس کی ڈیفینیشن خود کر رہی ہیں. اس کو اب اس مطلب ہے کہ اس کی تشریح تو آپ اپنی کریں گے، میں اپنی کروں گا، حبیب اکرم صاحب اپنی کریں گے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کوئی اختلافات ہم پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں کرتے تھے. لیکن دیکھیں الیکشنز بھی ہے. ہر الیکشن میں جو 13 جماعتوں کی حکومت تھی اس نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنا ہے، اور 13 جماعتوں کا اتحاد اگلے الیکشن میں بن نہیں سکتا. اگر 4-5 پارٹیاں بھی کہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت اپنے پارٹی کے ورکر کے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کہاں پر جو ہے قربانی دے گی. تو شاید میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اتحاد ہو نہیں سکتا. اپنا مینیفیسٹو لے کر ہم نے لوگوں کو آج کے مشکلات کا حل لے کر جانا کہ ہمارے پاس حل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حل ہے. اور اگر ہمارا پرائم منسٹر آتا ہے تو ہم اس ملک کو مشکلات سے اور آپ کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے اور ہم لے کے جائیں گے. اگر ان کو پسند ہے تو شاید ہمیں ووٹ کریں گے. کنڈی صاحب آج کی تاریخ میں اگر ہم الیکشن کی بات کریں فیوچر میں کہ الیکشن کب ہوگا، تو شاید ہمیں بالکل دھند کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ایسا اندھیرا ہے جس میں تاریخیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ 90 دن بعد یہ تاریخ ہوگی، 120 دن بعد یہ تاریخ ہوگی، لیکن الیکشن کمیشن تاریخ دینے سے گریز کر رہا ہے. یہ معاملہ صدر کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کیا سمجھ رہی ہے کب تک الیکشن ممکن ہوگا؟ حبیب اکرم صاحب، یہ دھن آپ اور میں نے ختم کرنی ہے. اگر ہم اس دھن میں چلتے رہیں تو پھر دھن ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی آپ کو موسم جو ہے صاف نظر نہیں آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر موقف ہے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ نے آئین کو فالو کرنا ہے.
آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. جو آپ ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ لیجسلیشن ہے, اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشن. ہاں آئین میں ہے اگر آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں. آپ نے سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں, نہ بڑھا سکتے تھے کیونکہ اس وقت کی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے, آپ نے ڈیلیمیٹیشن پچھلے سال بھی کی تھی, آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. آپ اس میں جو بھی کم و بیشی کرنی ہے وہ بڑی آسانی سے آپ بیفور 90 ڈیز کر سکتے ہیں. ہمیں 90 ڈیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے. لیکن اس ملک کی اکنامیکل بر وقت کرائسس, انتخابات کے انعقاد کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ہمیں اس ملک کو اکنامیکل کرائسس اور پولیٹیکل انسرٹنٹی سے نکالنے کے لیے الیکشنز چاہیے, ایک پارلیمنٹ چاہیے, ایک نئی حکومت چاہیے جو اس ملک کے فیصلے کر سکے. آپ ایک ایٹمک ملک ہیں, آپ ایک ایٹمی ملک ہیں اور ایٹمی ملک ایڈ ہاک پہ نہیں چل سکتا. ایٹمی ملک کو جو ہے نا آپ 2 مہینے 1 مہینے کا کانٹریکٹ اور 3 مہینے کا کانٹریکٹ اور 6 مہینے کا کانٹریکٹ پہ نہیں چلا سکتے. آپ کو یہاں پہ جو ہے اچھا کنفرم ایک کنڈی پارلیمنٹ صاحب لانی یہ پڑی, بتائیے حکومت گا لانی پڑی. کہ پاکستان کیا کے عوام جس کو بھی عوام ووٹ کرے اس کو آنا چاہیے. پاکستان میں الیکشن ہو یا پالیٹکس کی کوئی میجر موو ہو, اس میں آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ سٹیج کے پیچھے بھی بہت ساری مذاق پارلیز ہوتے ہیں, بحثیں ہوتی ہیں, گفتگویں ہوتی ہیں. اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گفتگوؤں میں پاکستان پیپلز پارٹی اسیس کر چکی ہے کہ الیکشن آسانی سے نہیں ملے گا, اور پیپلز پارٹی کو اس مطالبے کا کہ الیکشن بر وقت ہو, اس کی کوئی قیمت بھی پے کرنی پڑ رہی ہے سندھ میں کہ کچھ فائلیں کھل رہی ہیں. دیکھیں فائلیں کب سے کھل رہی ہیں, کب بند ہو رہی ہیں, کب ہو رہی ہیں, یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے بنتی ہوئی ہیں, کوئی آج کی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. ہم نے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی جماعتیں جو کہ سیاست کرتی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں آنا ہے, جو ہم نے حکومت بنانی ہے, وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ الیکشن ہوگا تو آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے, آپ کی اتحادی جماعت نون لیگ بھاگ رہی ہے الیکشن سے؟ نہیں دیکھیں, میرے ساتھ اس دن بھی تارڑ صاحب موجود تھے چند دن پہلے, اور تارڑ صاحب کو میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ آپ جنوری میں پھر ہمیں کہیں کہ اکٹھے ہوں, ٹریک پہ بیٹھے اور الیکشن کا مطالبہ کریں, خدا نخواستہ یہ موقع آنا شروع ہو جائے. لہٰذا چاہیے یہ کہ ہم 90 دن کے الیکشن کی طرف جائیں. اور تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے اگر انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو وہ میرے ٹی وی پروگرام کے بعد 3-4 دن بعد انہیں پروگرام کیا, تو میں نے کہا آپ ذرا سوچ لیں اس پہ, اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو تحریک چلانی پڑے. لیکن پہلے نون لیگ کے لوگ کہتے رہے کہ وقت پر الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نون لیگ کے وزراء یہ بیان دیتے رہے کہ وقت پر الیکشن ہوا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آئین کے مطابق کیوں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں. کوئی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا کہ ڈیلیمیٹیشن پہلے ہو اور الیکشن بعد میں ہو. کانسٹیٹیوشن 224 کا جو 5 ہے اس میں لیجسلیشن کا جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن, میں نے پہلے کہ وہ لیجسلیشن ہے, وہ آئین میں نہیں لکھا. آئین میں ہے الیکشن, 90 ڈیز الیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جمہوری جماعتیں ہیں جو آئین کو فالو کرتی ہیں وہ 90 ڈیز میں الیکشن چاہتی ہیں. کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا الیکشن کے مطالبے کو ذرا توانا بنانے کے لیے آپ اور دیگر جماعتیں, بالخصوص پی ٹی آئی جو اس وقت کافی مشکلات سے گزر رہی ہے, کہیں آپ لوگ معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں, بات آگے بڑھا سکتے ہیں آپس میں کہ جدوجہد مل کے کی جائے؟ دیکھیں اس وقت تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی یہ فیصلہ کرے گی. الیکشن جو ڈیلیمیٹیشن کا الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ دے دی ہے, الیکشن کی تاریخ بھی شاید سننے میں آ رہے کہ دے رہے ہیں. آپ کے شہر میں انشاءاللہ ہم سی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں بہت جلد. وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے 90 دن کے الیکشن کے لیے کیا کرنا ہے, کون سی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگس کرنے ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی ڈائلاگ چلتے رہے ہیں, ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں. جو پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ کلڑا, دیکھیں ہم نے بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی سیاسی جماعت ڈائلاگس نہیں چاہتی تھی اور پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں میں کھڑے ہو کر ہم نے کہا کہ ہم ڈائلاگس کریں گے. ہم نے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ڈائلاگس کیے. پھر پی ٹی آئی نے 9 مئی کا واقعہ کیا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو اپنی سزا دیں. لیکن پوری جماعت تو نہیں ہے نا, پوری جماعت اس میں اچھے لوگ, ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اگر اگر جو بھی پارٹیز کو الیکشن میں موقع ملا الیکشن لڑنے کا اور الیکشن لڑے گی تو اس کے ساتھ پیپلز پارٹی تو کے دروازے تو ہمیشہ ڈائلاگس کے لیے کھلے رہتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب, الیکشن کمیشن سے بھی وفد کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے وفد ہے, آپ کی جماعت کے وفد نے بھی ملاقاتیں کی. کوئی خاص ڈیڈ لائن تک آپ لوگ ویٹ کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ دینے کا, یا جب تک الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے گا آپ لوگ بس ملاقاتیں اور مشاورتیں ہی کرتے رہیں گے؟
नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जब हमारा वफ़द गया था, हम उसमें गए, हमने उनको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। हमारे बड़े अच्छे माहौल में उनके साथ मीटिंग हुई अच्छा। और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हम डिलिमिटेशन का भी इसको थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि हम स्क्वीज़ करते हैं, हम इलेक्शन की डेट भी देते हैं। देखिए, आपने सारा शेड्यूल तो दे दिया था, इलेक्शन तो आपने शेड्यूल दिए ही नहीं। चलो फॉर एग्जांपल उनकी बात मान लेते हैं कि जी उस वक्त वो कह रहे थे कि जी इस तारीख होगी, उसके बाद क्या उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बताया था? नेक्स्ट स्टेप नहीं बताया था, इलेक्शन नहीं बताया था कब इलेक्शन हो रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि 30 नवंबर तक हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, शायद वो डेट भी देते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि आया हमें ये भी मंजूर है कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा। अच्छा, इलेक्शन 90 दिन में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी अक्टूबर नवंबर। बस अब नवंबर ही गालिबन, अगस्त नवंबर। सितंबर अक्टूबर नवंबर ही है, जी। नवंबर ही है, तो नवंबर के महीने में शायद मैं भी मैं गलत हूँ, अच्छा। हाँ लेकिन मैं ठीक कह रहा है। हूँ कि इलेक्शन अच्छा, 90 दिन में ही तो होगा। आपको लगता है माहौल बन गया इलेक्शन का? क्योंकि जाहिर है आपका जो तकाजा है इलेक्शन का, वो तो दो ही जगह पे हो सकता है दस्तूरी तौर पर, इलेक्शन कमीशन से या सदर मुमलिकत से। तो आपको लगता है कि इन दोनों के रास्ते में सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, इलेक्शन के रास्ते में जो कुछ भी आ सकती थी? देखिए रुकावटें, देखिए माहौल इलेक्शन का बनना, जब आज इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे कि ये शेड्यूल है, ये चीजें, माहौल आप देखें बनता 2 मिनट में अच्छा। माहौल बन जाएगा। अच्छा। लेकिन जब डेट नहीं दे रहे हैं लोग, इस वक्त इस उसमें बैठे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं या कैफेज में या रेस्टोरेंट्स में बातें हो रही हैं। कोई कहता है 90 दिन में इलेक्शन है, कोई कहता है फरवरी मार्च में, कोई कहता है 2 साल के लिए हुकूमत आई है। तो जी। बहुत सी चीजें जो है वो कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज चल रही होती हैं। हाँ, लिहाजा जो है ना, इसलिए लोग जो है वो एक ऐसे उसमें मुब्तला है कि उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन जिस दिन शेड्यूल आ गया, आप पाकिस्तान में माहौल बनता देखें कैसे बनता है। बिल्कुल बनेगा, इलेक्शन कमीशन की उसका इंतजार है। और इधर जो है वो बंदियाल साहब की रिटायरमेंट भी नजदीक है, अच्छा। तो आखिरी ओवर खेल रहे बंदियाल साहब, पता नहीं उसमें कोई छक्के चौके मारते हैं कि नहीं मारते। अच्छा। अच्छा, ये उम्मीद है कि वो कोई छक्का चौका मार सकते हैं। ये तो आखिरी ओवर है, जो आखिरी बैट्समैन भी खेल रहा था, कभी उस पर भी फुल टॉस में भी छक्का मार लेते हैं। और अगर सदर साहब कोई डेट दे दें, क्योंकि ये भी इतलात है कि 72 घंटों में सदर साहब भी कोई डेट दे सकते हैं। डिपेंड करता है, देखें सदर साहब डेट देते हैं, जो भी देते हैं, शेड्यूल तो इलेक्शन कमीशन नहीं देना। और हम इस इंतजार में है कि मैं समझता हूँ कि सबको ये रियलाइजेशन है, अगर वो माने या ना माने, कि इस पूरे सिनेरियो का, इस वक्त जिस गर्दाव में फंसे हुए हैं, इसका वाहिद हल इलेक्शन है, नई पार्लियामेंट और नई हुकूमत है। तो जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्लियामेंट आती है, जिसको भी आवाम वोट करती है, उसको आके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और आगे इस मुल्क को लेकर चलना है। अब एडॉक पे मुल्क, मैंने पहले भी कह दिया, हम एक न्यूक्लियर स्टेट को एडॉक पे नहीं चला सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है, सदर साहब इलेक्शन की डेट देंगे? आइडियली होना ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, क्योंकि कानून में अब लिखा गया है और पिछली पार्लियामेंट जो है वो जाते जाते जो तरमीम कर गई है, अगर इलेक्शन कमीशन उसको उस तरमीम को इज्जत देना चाहता है और अपनी इज्जत भी बचाना चाहता है, तो आइडियली ये था कि जब इन्होंने 30 नवंबर की डेट दी कि हल्का बंदियां खत्म होंगी, यानी हल्का बंदियों का मामला खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ ही एक अगला शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाता कि चलिए जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा, फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा, फलां तारीख को होगा। तो बहुत सारी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत सारे जो साजिशी नजरियात हैं, वो दम तोड़ जाते हैं। और ये मतलब नजरियात, ये जो साजिशी नजरियात है, इस हद तक फैले हुए हैं कि मुझे एक साबिक वफाकी वजीर ने, जो अभी कुछ ही दिन पहले अपने वजीर थे और अब नहीं है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे बड़े दावे से कहा, उन्होंने कहा कि हबीब साहब आपसे मुलाकात होगी 2025 के आखिर में, अच्छा, या 2026 में। अच्छा। मैंने कहा जी ये कैसे होगा? उन्होंने कहा उसकी वजह है कि जब इलेक्शन होंगे तो उसी वक्त आपसे मुलाकातें हुआ करेंगी, इलेक्शन से पहले तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी, तो आपसे मुलाकातें भी नहीं रहेंगी। अच्छा। तो अब जब इतनी ज्यादा बेयकीनी फैली हो, तो बेहतर यह है कि सदर मुमलिकत दें और इलेक्शन कमीशन उनकी तारीख को मान ले और अकॉर्डिंगली शेड्यूल दे दें, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है सारा काम इकट्ठा कर ले, ताकि ये बेयकीनी खत्म हो। ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस बात करेंगे कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजूहात क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन इस्कंदर खान साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे के हवाले से, और इस पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्कंदर खान साहब। इस्कंदर खान साहब, चीनी की कीमत में इजाफे की वजूहात पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? जी, जैसे सबको तशवीश है, हमें भी तशवीश है। ये क्या हुआ कि 2 हफ्ते के अंदर एकदम से कीमत 160 से 180 हो गई। मैं आपको कहूँगा ये बाकायदा, क्योंकि हुकूमत ने हमारी तजावीज़ ना सुनी, और इस वक्त बाजार में कोई शॉर्टेज नहीं है। मिलों के पास 2.2 मिलियन टन चीनी मौजूद है स्टॉक में, जो दिसंबर तक पूरी है। कोई फेयर नहीं है, लेकिन एक बाकायदा जिसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि साजिश किसने की, जिसने अनाउंस कराया कि मुल्क में शॉर्टेज है, 1 लाख टन गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, जिसकी लैंडेड कॉस्ट कराची में 220 रुपए होगी। ये खबर आई, और ये याद है कि 220 के ऊपर हैंडलिंग चार्जेस मिला के 240-50 हो जाती है, और मार्केट में आग लगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में ना चीनी की ऐसी कीमत थी, चीनी की कीमत एक रीजनेबल 150-60 चल रही थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट को मिला था। और ये भी मैं जिक्र करूँ, इस 180 जो इस वक्त प्राइसेस चल रही है, ये चीनी 200 तक भी चल रही है। जी चल रही है, लेकिन इसके अंदर 36 रुपए गवर्नमेंट का सेल टैक्स भी मौजूद है। अच्छा अच्छा। तो मैंने हमेशा हुकूमत से इस्तदा की थी कि आवाम के लिए आप यूटिलिटी स्टोर से चीनी के वो जो निर्ख है बगैर सेल टैक्स दे, क्योंकि जितनी इस मुल्क के अंदर किसान है जो मेन बेनिफिशियरी है शुगर मिल्स का, और शुगर मिल्स भी उसकी बेनिफिशियरी है। इट वर्क्स बोथ वे। अगर गन्ने की मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी, इस वक्त जो मैं चाहता हूँ 425, 50, 400, 520, 500 ये प्राइसेस हम ना करेंगे, कंपीटिंग क्रॉप की तरह से यहाँ पे गन्ना नहीं लगेगा, और हमारे रिक्वायरमेंट कोई 6.87 मिलियन टन है। हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है चीनी इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस्कंदर खान साहब, ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चलिए इस खत से कि ब्राज़ील से चीनी इंपोर्ट करनी है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, शॉर्टेज का तासुर फैला। लेकिन पिछली यानी दिसंबर में आप ही लोगों ने एक्सपोर्ट करवाई चीनी, उसके बाद भी चीनी की कीमतें बढ़ती चली गई। क्या ये मुनासिब ना होता कि हम उस वक्त एक्सपोर्ट ना करते, और अब आके जब चीनी का नया सीजन शुरू होता तो हम एक्सपोर्ट कर लेते? देखो, लॉजिकली तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है, लेकिन ये एफबीआर का रिकॉर्ड है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लास्ट क्रशिंग सीजन हमारे पास 1.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा शुगर मौजूद थी। इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, और वो चीनी 1.2 बिलियन डॉलर बगैर किसी सब्सिडी के हुकूमत पाकिस्तान के पास आते, मिलों के पास हाई पैसे आते। लेकिन कोशिश ये की गई, देखिए यहाँ पे दूरदर्श नताइज को कोई नहीं देखता है। एक वक्ती फैसले किए कि चीनी को जो 120 की चीनी बनी थी लास्ट सीजन में, उसको 90-100 पे आपने बिकवाया। हुआ क्या, इंटरनेशनल प्राइस 300 से तजावज थी अफगानिस्तान में लैंडेड कॉस्ट। जनवरी से ऑनवर्ड चीनी अफगानिस्तान स्मगल होती रही। रफ एस्टीमेट के हिसाब से 1 मिलियन टन चली गई, और मैंने ईसीसी में भी हुकूमत को बुलाया, हर फोरम पे भी बताया कई माह पहले कि ये जा रही है। लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट के बावजूद मैं कहूंगा कि इस बाजार में उसके स्मगल होने के बावजूद हमारे पास चीनी मौजूद है। ये पैनिक क्रिएट किया गया है। अच्छा, और आप क्या समझते हैं? खान साहब, एक बात होती है कि चीनी वाले इतने ताकतवर हैं कि ये ईसीसी को और पूरी की पूरी हुकूमत को अपने घुटनों पे ले आते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला एक शुगर ग्रुप जो है उसने उस पर बड़ा प्रेशर डाला, जिसके नतीजे में ईसीसी ने ये इजाज़त दी। देखिए, मैं इस बात की पूरी नफी करता हूँ। जरदारी साहब ने इस मुल्क के मफाद के लिए 3 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और कहा 1.5 मिलियन टन चीनी मिली, कल 9 मिलियन डॉलर जाएगा, शॉर्टेज जो कि ये है। और वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम देही गलत है, क्योंकि मैं एक माशी तरीके से चीजों को देख रहा हूँ। अभी इन चीजों को करके आप ये बुला रहे हैं कि अगले साल 14% क्रॉप शॉर्ट है।
जी। आप उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? और मैं आपको कहूंगा, और ये भी अगर गवर्नमेंट इस पर कब करेगी कि एकदम से लगा के चीनी आप 120 पे बेचे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उससे ये होगा जो किसान ने गन्ना लगाना है वो भी नहीं लगाएगा, बोलेगा मुझे गन्ने की कीमत ही मिलेगी। इसलिए ये मद्देनजर रखिए कि चीनी के अंदर 80% कीमत गन्ने की होती है। हाँ, ये 180 बहुत ज्यादा कीमत है, ये मेरे ख्याल में रिटेल में 160 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस साल आपको क्या लगता है फसल अच्छी होगी? अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? नहीं, जो इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से मैं पैनिक अगेन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रॉप लास्ट ईयर से शॉर्ट है। अच्छा, तो मैं सिर्फ कोई देखिए ये अल्फाज पहले करते वक्त आने दे, चीनी बनने दे। मैंने हुकूमत से इस्तदा की है कि भाई आप इस इंडस्ट्री को दुश्मन की जगह दोस्त समझे, जो $3 अरब साल का कमा के दे सकती है। आप हमें रॉ शुगर की इजाजत दे, फैक्ट्री क्रशिंग सीजन बंद होने के बाद हम मिल चलाएंगे, 12 महीने लाखों एम्प्लॉयमेंट होगी, वो बनी चीनी को हम एक्सपोर्ट करेंगे और किसान का ये फायदा होगा कि लाजिम होगा हमारे को कि ज्यादा गन्ना लगे। जब गन्ना लगेगा तो बगास पैदा होगी, और गन्ने ज्यादा लगने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये कि उसकी यील्ड बढ़ाई जाए। इलाके की बात नहीं होनी चाहिए, इसी 1 मिलियन हेक्टेयर पे हम 8 मिलियन से ज्यादा टन चीनी बना सके, हम 10 भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो माहौल है उसमें अगर आपको इजाजत दे दी जाए कि रॉ शुगर आप इंपोर्ट करें, क्या इस वक्त मौजू होगा या उसके लिए हमें क्रशिंग सीजन खत्म होने का इंतजार करना होगा? नहीं, देखिए वो क्रशिंग सीजन के साथ है, वो क्रशिंग सीजन चलता जाएगा, वो रॉ शुगर होती जाएगी, बगास बनता जाएगा, बॉयल में बिकॉज फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पॉसिबल। देखिए बात ये है कि मैंने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, मैंने उनको इस्तदा की थी कि सबसे पहले आप भूल जाती हैं कि सबसे पहले किसान है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसकी CPR को चेक का दर्जा दिए जाए, और वो हुआ। 600 अरब रुपए किसान को मिले, और मैंने चीनी ये कहते एक्सपोर्ट हुआ, सब्सिडी नहीं। चीनी के ऊपर 1 केजी पे इस वक्त 35 रुपए सेल टैक्स है। सर इससे बड़ी अट्रैक्शन कुछ नहीं होती है। हमने FPR के साथ मिलके, एसोसिएशन ने, सारे मेंबर्स ने मुत्तफाक के तौर पे हर बैग पे QR कोड लगवा दिया, हर चीज डॉक्यूमेंट हमने कर ली। जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ 2.2 मिलियन टन चीनी है, ये FDR के साथ डॉक्यूमेंट, जनाब मुल्क को आगे ले जाना है, एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है, और रीजनेबली प्राइस पे चीनी होनी चाहिए। लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जाती है, और फिर हर दफा कोई ना कोई मसला आता है, 2 साल के बाद फिर लोग एक्टिव हो जाते हैं। और मैं आपको कहूंगा एज ए शुगर मिलर, मुझे कोई खुशी नहीं है कि ये है, लेकिन याद रखिए कि नेक्स्ट ईयर 450 के हिसाब से चीनी की कीमत मुख्तलिफ होगी, और वो इसलिए होनी चाहिए कि मैं फिर आप सेल टैक्स के बगैर दे दी यूटिलिटी स्टोर से, तो ये जो अनडस्ट है ये कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर खान साहब, आप में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़िम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि वफाकी पुलिस का दायरा कार मुल्क में बढ़ाने पर गौर क्यों किया जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में अहम मुकदमात और गिरफ्तारियों के मामले पर FIA तर्ज पर वफाकी पुलिस का दायरा कार बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, और इस हवाले से वफाकी पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखे जाने का इम्कान है। वजारत दाखिला और वजारत कानून की हतमी राय के बाद कोई भी फैसला इस हवाले से मुतवक्के है। फैसला होने की सूरत में FIA तर्ज का मॉडल नाफिज किया जाएगा। वफाकी पुलिस के भी मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में दफातर खुल सकेंगे, और वफाकी पुलिस 4 सूबों में भी तहकीकात और गिरफ्तारियां कर सकेगी। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद पुलिस तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को उस वक्त गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई जब उन्हें लाहौर में उनके घर मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने और मजीद किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के इख्तियारात पर भी सवालात उठना शुरू हो गए थे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के मामले पर IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? जब भी हमारे विफाक को या विफाक में जो हुक्मरान होते हैं उन्हें ये ख्याल गुजरता है कि उनके मुखालिफिन फैले हुए हैं पूरे मुल्क में, और फिर उनको वो ठिकाने लगाने का या पकड़ने धकड़ने का कोई बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो इस तरह के ख्यालात उनके जहन में आते हैं। और ये जो भी आपने अपने इब्तदाइये में कहा है ना कि FIA जैसी एक फोर्स, ये FIA बिल्कुल भी इसका पैरेलल नहीं है। अच्छा, ये जिस तरीके से जो इस्लामाबाद पुलिस को फैलाने की कोशिश हो रही है, इसका पैरेलल जुल्फकार अली भुट्टो की FSF है। अच्छा,
फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी। अच्छा। और फिर बाद में जब मार्शल लॉ लगा तो वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स खत्म कर दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ही जो सरबराह थे वही जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो वादा माफ गवाह थे वो वही थे। अच्छा। और उन्हीं की गवाही के बाद जो है उनको फांसी की सजा हुई थी और फिर वो बाद में मुल्क से चले गए थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानूनी और दस्तूरी तौर पर इसकी गुंजाइश है? हाँ, अभी कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक विफाक है, यानी पाकिस्तान नाम का कोई खित्ता 14 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पंजाब मौजूद था, सिंध मौजूद था, खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद के नाम से मौजूद था और बलूचिस्तान भी मौजूद था, अगरचे वो पूरा सूबा नहीं था। अब जब ये सारे विफाकी इकाइयां मिली तो इन्होंने मिल के एक मुल्क बनाया, करारदादें मंजूर करके जिसका नाम अफगानिस्तान रखा, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और ये तकरीबन उस तरह की सूरत हाल है जिस तरह इब्तदाई तौर पर 1789 में अमेरिका की कुछ रियासतों ने इकट्ठे होके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तख्लीक किया। जी, तो रियासत-ए मुत्तहिदा बनी। तो पाकिस्तान भी दरअसल एक ऐसा मुल्क है जो विफाक से मिलके बना है। और पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम, उससे पहले भी जो विफाक था और उसके बाद भी, यानी 1973 का ओरिजिनल विफाक, फिर उसमें तरामीम हुई और फिर उसके बाद अब जो 18वीं तरमीम हुई। हमारे विफाक में सूबों का किरदार गैर मामूली है और इसमें पुलिस जो है वो सूबाई मामला है। अब पुलिस का अगर मामला ये उठा के देखें आप पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल, माफ कीजिएगा, दस्तूर के शेड्यूल 4 में, दस्तूर का शेड्यूल 4 है और जो दरअसल ये बताता है कि विफाक के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, और इसका पार्ट 2 है और उसकी 10वीं शिक है जो हमें पुलिस के बारे में बताती है। और वो हमें ये बताती है कि जो कोई भी जो पुलिस है, ठीक है, कोई भी पुलिस है, उसकी अगर एक्सटेंड करना है, आपने जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करना है बढ़ाने हैं, और एक सूबे की पुलिस को, फर्ज किया एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे में इख्तियारात देने हैं, तो वो मुतलका सूबे की गवर्नमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा। और वो आर्जी तौर पर होगा। अच्छा, ये अरेंजमेंट मुस्तकिल तौर पर अगर करना है तो फिर उसके लिए आपको दस्तूर में तरमीम करना पड़ेगा और उसके लिए तो एक ज़ाहिर है 2/3 चाहिए। अब हम्म। मसला ये है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो काम है वो कुछ अरसे से, बिलखुसूस ये जो हमने पीडीएम का ग्रोह देखा जो ये जितनी देर तक हुक्मरान रहा, यहाँ पे तो जो क़यादत थी पीडीएम की वो पर्चियों पे लिख के वजीर कानून को देती थी कि जाओ इसको मंजूर करवा लो असेंबली से। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता ना, अब तो वो भी नहीं हो सकता। निगरान गवर्नमेंट है। तो उसके लिए हमें अब अगर तो जोर जबरदस्ती करनी है तो फिर बिस्मिल्लाह, फिर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कानूनी तौर पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं मौजूद नहीं है और ये सूबों के हुकूक के अंदर बिल्कुल सरीहन दखल अंदाजी की कोशिश है। बात हबीब साहब ये है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त होती और वो ये फैसला करती तो हम कहते भी सही कि अपने सियासी मुखालफीन के लिए ये फैसला किया जा रहा है। अभी तो निगरान हुकूमत है, तो फिर ये हुकूमत पीडीएम, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, ये बात आप ज़हन में रखिए। मुस्लिम लीग नून अभी, चलिए ऐसा ना कहिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत से बाहर नहीं है। अच्छा, ये बात मतलब आपको पंजाब में नहीं आपने देखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है। अच्छा हबीब साहब, अगर बज़ोर ताकत हम ऐसा कुछ कर भी लेते हैं तो उसकी सियासी रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए, पॉलिटिकल रिपरकशंस उसकी बहुत ज्यादा होंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एफएसएफ ने जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में एफएसएफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नफरत को जन्म दिया था और एक ऐसा लगता था कि जैसे पूरे का पूरा पाकिस्तान किसी गैर मुल्की फोर्स के यरगमाल बन गया है। एफएसएफ के बारे में ये तासुर था और उसने फिर जिस तरह जुल्म सितम किए थे उसके बाद एफएसएफ तो अभी भी हालात कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं लग रहे। देखिए, बात यह है कि इस तरह की फोर्सेस या इस तरह का कोई भी काम वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता, ठीक है। अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं ना देर सवेर हो सकती है, अल्टीमेटली आना तो है हुकूमतों ने, वो जब आएंगी तो ये सारी की सारी चीजें अंडू हो जाएंगी। देखिए, जो हमने चौधरी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी जिस अंदाज में लाहौर से हुई है, ये तो आपने यानी आपने तो फेडरेशन को, फेडरलिज्म को, उसे गिरफ्तारी कहना भी मुनासिब होगा? देखिए, अब पता नहीं उसे क्या कहना चाहिए। मैं आई एग्री विद यू कि इसके लिए लफ्ज अभी तक हमें नहीं पता। आप उसे यूं कह लीजिए कि उन्हें एक लीगल ग्रे एरिया में एबडक्ट कर लिया गया है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि वो कहाँ पे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि कानून उनके ऊपर किस तरह इंप्लीमेंट हुआ। और इससे तो अभी साहब हमारे जुडिशल सिस्टम की कमजोरी भी वाज़ेह हो रही है कि अदालत हुक्म दे रही है और उस हुक्म
की नफी करते हुए। देखिए मेरा ख्याल है कि अब आप जुडिशल सिस्टम की दुहाई ना दिया करें उस्मा। उसकी वजह यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था? बिल्कुल दिया था। ठीक है, उसके बाद उस हुकूमत को का मजाक उस हुक्म का मजाक उड़ाया गया। उस हुकूमत को कभी उस हुक्मनामे को कभी इस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, कभी इस कमेटी में, कभी उस मजलिस में, कभी इस महफिल में, उसको बाकायदा तौर पर रिडिक्यूल किया गया पूरे के पूरे निजाम के अंदर। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हमारा तो हक जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पड़ा है ना, बिल्कुल, जिसको ठोकरें मार मार के वहां पे भेजा गया। और हमारे चीफ जस्टिस जो जनाबे जो हमारे दस्तूर के मुताबिक हमारे दस्तूर के कस्टोडियन हैं, उन्होंने क्या किया? हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पर एक तो फैसले में इतनी ताखीर कर दी, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के जो उनके ज़हनी रुझानात थे और फिर जो इख्तलाफात थे, उन्होंने मामले को पेचीदा किया। और फिर आज सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो उसका हुक्मनामा तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में डालने वाला कोई बंदा नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि उस तौहीन अदालत किसने की। और इसी तो शायद बिहेवियर की वजह से बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो चौधरी बन गए। लिहाजा जुर्रतें तो बढ़नी है फिर। लिहाजा जो भी एग्जेक्टिव होगी फिर उसकी तो जरूरत पड़ेगी। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि सूरत हाल लेकिन अब हबीब साहब, अदालत ने इस पर तौहीन अदालत का भी वो जारी कर दिया है, तो अब इस्लामाबाद पुलिस पर तौहीन अदालत लगेगी तो इससे क्या होगा? अच्छा, तौहीन अदालत लग जाएगी तो फिर क्या होगा? तौहीन अदालत लगती है, और लगती कैसे है? जैसे यूसुफ रजा गिलानी को 5 साल के लिए नाअहल किया गया। अच्छा, जैसे तलाल चौधरी ने कोई हुक्म को खिलाफ वर्जी तो नहीं की थी किसी अदालती हुक्मनामे की, उन्होंने सिर्फ मुंह से कुछ कहा था। इसी तरह निहाल हाशमी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। भाई यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत में लोगों को लाइन हाजिर किया हुआ है। तो तौहीन अदालत बाकायदा तौर पर हो चुकी है। उसके बाद अगर भाई आपने शहबाज अभी तो नोटिस जारी हुआ है आईजी इस्लामाबाद भाई मैं तो उस 14 मई वाली की तौहीन अदालत लेकिन मैं तो इस मामले की बात अच्छा, जो ये मामला है तो इसमें तौहीन अदालत का क्या किसी को परेशानी है? भाई तौहीन अदालत तो उसी वक्त लगती है, उस वक्त होती है, यानी उसके होने का यकीन आता है जब मुतलका शख्स अपने ओहदे पर नहीं रहता। अब यहाँ पर जो तौहीन अदालत हमारे सामने, यानी इसका मतलब यह है कि कल को लाहौर हाई कोर्ट किसी को जमानत दे और विफाक के अंदर बैठा हुआ जो शख्स मेरा मुखालिफ है या किसी का मुखालिफ है, वो उस शख्स को उठा ले। अच्छा, इससे तो ये भी हो सकता है कि सूबों की पुलिस भी कहे हमारे भी इख्तियारात बढ़ाओ, हमारा भी दायरा कार बढ़ाओ। एग्जैक्टली, मैं यही बात करने वाला था कि फिर ये होगा कि पंजाब पुलिस ये कहेगी फिर ये हक क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि कल को PMLN की हुकूमत अगर आती है तो वो तो पंजाब बेस्ड होती है, तो वो कहेगी कि जनाब ऐसा है कि अब जो पंजाब की पुलिस के जो दफातर हैं वो सारे सूबों में होंगे। और फिर सिंध हुकूमत जो है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि सिंध हुकूमत के सारे दफातर जो है वो सिंध पुलिस के दफातर जो है वो लाहौर में भी होंगे। तो ये तो खिचड़ी पक जाएगी जुरिस्डिक्शन की। तो ये एक आप हमारे जो दस्तूर साज थे उनमें काफी अक्लमंद लोग भी शामिल थे। उन्होंने सोच समझ के जुरिस्डिक्शन के मामलात बनाए थे। हम अपनी अगर ये कदम हम उठाएंगे तो हम अपनी फेडरेशन को कमजोर करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने